अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राजीव कपूर ट्रस्ट लाइन के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, रेनिशा चेनानी हैं ऑगमोंट गोल्ड की, और विमल कोठारी हैं वाइस चेयरमैन IPGA के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड जबरदस्त गिरावट के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। इन तीनों कमोडिटी में गोल्ड का भाव करीब करीब आप देखिए इस वक्त 600 रुपए से ज्यादा गिर चुका है, 650 रुपए से ज्यादा। चांदी में इस वक्त 1300 रुपए से ज्यादा की गिरावट है, और कच्चा तेल भी करीब करीब 3 से 4% तक टूट चुका है। तो जबरदस्त गिरावट सोने में, चांदी में, क्रूड में शाम के सत्र में। सवाल यह है कि क्या आज शाम के कारोबार में यह गिरावट बढ़ेगी? इसी पर पहले हम बात करेंगे। शुरुआत गोल्ड सिल्वर के साथ। रेनिशा जी बताइए पहले तो आप ये बताएं, एक तो हालांकि आज शुरुआती दौर से ही मार्केट नीचे था, रुपया मजबूत हुआ, उसका इंपैक्ट हमने देखा, लेकिन अभी गिरावट बढ़ने के पीछे की बड़ी वजह क्या आपको दिख रही है, और क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है क्या? जी मृत्युंजय जी, 2 वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस आज गिरावट देख रही हैं। पहली वजह है कि टर्की में आज गिरावट देख रही हैं। पहली वजह है कि टर्की में आज रशिया और यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल टेंशन की, वॉर की डिस्कशन और पीस टॉक्स होने वाले हैं। सो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो रिस्क ऑफ सेंटीमेंट था इतने दिनों से, आज वो रिस्क ऑन सेंटीमेंट है, जिसमें लोग अपना पैसा इक्विटीज से निकाल कर या इक्विटीज में डाल रहे हैं गोल्ड सिल्वर से निकाल कर। सो एक पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन है कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस हमेशा नेगेटिव कोरिलेटेड रहती है US डॉलर से और US बॉन्ड यील्ड से। तो हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई दिनों से US की बॉन्ड यील्ड्स जो है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स सारी की सारी बढ़ रही है और ऑलमोस्ट 2.5% के आसपास आ चुकी है, जो ये दर्शाता है कि इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ने वाले हैं। फेड ने जो कहा है कि इस साल के एंड तक 1.25 से 2% तक इंटरेस्ट रेट रह सकते हैं, बट जो बॉन्ड यील्ड्स है बहुत ही फास्टर ग्रोथ देखा गया है उसमें, और जो शॉर्टर टर्म बॉन्ड यील्ड्स है वो इनफैक्ट ज्यादा बढ़ रही है लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड से। तो इससे इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि आगे चल के एक नेगेटिव ग्रोथ आने वाला है। और कल हमने देखा है कि ये इवन सरपास हो चुकी है शॉर्टर टर्म बॉन्ड यील्ड्स लॉन्गर टर्म बॉन्ड यील्ड्स को। तो ये एक US का यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ है। तो मुझे लगता है लॉन्गर टर्म जो पर्सपेक्टिव है गोल्ड एंड सिल्वर का पॉजिटिव है, क्योंकि आगे चल के हम शायद एक स्लोअर ग्रोथ और रिसेशन देख सकते हैं जहां पे हाई इन्फ्लेशन है। तो जो आगे चल के 2-3 महीने बाद का जो सिनारियो रहेगा वो स्टैगफ्लेशन का रहेगा। इसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस सपोर्टेड रहेगी, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन रहेगा। इवनिंग सेशन में भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये गिरावट और बढ़ सकती है, क्योंकि एक तरह अलग अलग खबरें आ रही हैं मार्केट को नीचे गिराने के लिए, और जिस तरह से रूस और यूक्रेन में बातचीत की नई पेशकश हो रही है, उससे मार्केट में एक भरोसा बढ़ा है कि शायद बातचीत हो जाए, कुछ डेवलपमेंट हो जाए। तो जब भी हालात ठीक होते हैं तब बुलियन के दाम गिर जाते हैं। तो प्रथमेश जी, अगर मैं पूछूं आपसे कि आज शाम के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है गोल्ड में एग्जैक्टली इस प्राइस पर, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? जी ऑलरेडी गैप डाउन ट्रेड है आज का, और ऑलरेडी 600-650 रुपए गिर चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ ट्रेड बनता नहीं है, बट फिर भी किसी का अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क एपेटाइट अच्छा है, तो यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं 51,000 और 50,800 ये 2 पॉसिबल टारगेट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 51,300 के लिए रहेगा। अच्छा राजीव जी, आपका व्यू सोने और चांदी पर आज के लिए? मृत्युंजय जी, दोनों ही काउंटर थोड़ा वीक लग रहे हैं। जिस तरह से गिरावट जो है बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो 50,800 तक भी नीचे में फिसल सकता है। तो जून कॉन्ट्रैक्ट को अराउंड 51,300 51,350 के बीच में बेच सकते हैं, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 51,550 फॉर द टारगेट ऑफ 50,800 तक का टारगेट आप गोल्ड में दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां तक गोल्ड गिर सकता है।
और फिर उसके बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा प्रथमेश जी, चांदी में एग्जैक्टली इस भाव पर, क्योंकि बहुत तेज गिरावट चांदी में भी दिख रही है, क्या बनती है? मतलब अभी कोई ट्रेड लेना चाहे तो इस भाव पर क्या ट्रेड लिया जाए? नितिन जी यहाँ से करीब और 700 से 800 रुपए गिरावट की उम्मीद रख सकते हैं। सिल्वर में 65,700 तक पॉसिबिलिटी गिर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड अगेन यहाँ पे वोलेटिलिटी जाती है, तो अगर आपको यहाँ पे सेल करना है तो पॉसिबली नीचे में टारगेट 65,700 तक के लिए रह सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर। चलिए, तो हम गोल्ड और सिल्वर की कीमतों की बात कर रहे हैं जहां पर तेज गिरावट है, और इस गिरावट के माहौल में आपको करना क्या है। लेकिन आज हमने एक नया मुद्दा ये उठाया है कि अभी इस गिरावट पे गोल्ड में पैसा लगाना ठीक है या सिल्वर में? दोनों में से बेटर कौन सा होगा जहां पर आपके लिए ज्यादा फायदे की गुंजाइश बनेगी, गोल्ड वर्सेस सिल्वर? तो रेनिशा जी, इस गिरावट के माहौल में जो बातचीत हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको देखते हुए आप गोल्ड के साथ जाएंगी या सिल्वर के साथ? जी मुझे लगता है गोल्ड में अभी थोड़ी और डाउन साइड बाकी है। 50,000 तक प्राइसेस आ सकती है, तो जब भी वो लेवल दिखता है इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक में, तो वहां पे डिप्स पे बाय करना चाहिए। और ज्यादा आप जो बोल रहे हैं गोल्ड या सिल्वर दोनों में से, तो आई वुड रेकमेंड गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल मेटल्स अब इतने स्ट्रांग नहीं है, तो सिल्वर में शायद हम इतनी बढ़त ना देखें जितनी गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आगे चल के रहेगी। जिस तरह से मैंने कहा, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी काफी पॉजिटिव है दोनों कमोडिटीज में, बट आई वुड रादर गो फॉर गोल्ड। अच्छा ठीक है, तो आप गोल्ड के साथ जाएंगी। प्रथमेश जी, एग्जैक्टली जितनी गिरावट आज गोल्ड में और सिल्वर में आई है, इस भाव पर अगर मैं आपसे सिर्फ एक कमोडिटी पर राय चाहूं, चाहे तो गोल्ड चाहे सिल्वर, दोनों में से एक को चुनना हो, तो आप किसे चुनेंगे? आई थिंक ट्रेड करना है और यही भाव पे करना है तो मैं सिल्वर के लिए वाउच करूंगा। यहाँ से सिल्वर में पॉसिबल फॉल ज्यादा है नीचे की तरफ, और पॉसिबली 65,700 और पॉसिबली 65,200, ये दो भाव देखने को मिल सकते हैं। सेल करने की सलाह रहेगी सिल्वर में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर दोनों में से एक ही को चुनना हो तो आप चांदी में सेल की राय देंगे। आप राजीव जी? मृत्युंजय जी, मैं भी चांदी में ही सेल की सलाह दूंगा। मुझे लगता है चांदी में जो गिरावट है वो थोड़ी और ज्यादा गहरा सकती है। मुझे लगता है कि भाव जो है 65,500 65,700 तक भी नीचे में फिसल सकते हैं, तो चांदी गोल्ड के बनस्पत ज्यादा गिर सकती है, तो चांदी में सेल कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब गिरेगा गोल्ड भी सिल्वर भी, लेकिन आप कह रहे हैं कि चांदी में गिरावट ज्यादा होगी, तो जो लोग अगर एक ही में किसी एक को चुनना हो तो चांदी में शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। ये तो ट्रेडिंग की बात हुई, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेनिशा जी, अगर मैं थोड़ा लंबा नजरिया आपसे पूछूं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो क्या गोल्ड में लंबे वक्त के लिए निवेश का प्राइस आ गया है अभी, या सिल्वर में आ गया है? नहीं, जिस तरह से मैंने पहले कहा, अभी भी यहाँ से गुंजाइश है कि 1,000 रुपए तक और फॉल आ सकता है गोल्ड में, एंड 2,000 रुपए तक का सिल्वर में भी फॉल आ सकता है। तो जो आइडल बाइंग लेवल रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड का, वो रहेगा 50,000 के आसपास, एंड सिल्वर में अराउंड 65,000 के आसपास। तो ये लेवल्स जब दिखते हैं तब बाइंग करना चाहिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। 3-4 महीने में फिर वापस आपको रेट्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जरा बताइए प्रथमेश जी कि क्या निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और सिल्वर का मार्केट अब ठीक रेट पे आ गया है या किसी एक का आना बाकी है? मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो अभी कहाँ पैसा लगाएं, गोल्ड में या सिल्वर में? आई थिंक मैं यहाँ पे रेनिशा जी से सहमति रखूंगा। ये 50,000 में पॉइंट है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, मैं वहां पर वेट करूंगा गोल्ड को बाय करने के लिए। और सिल्वर का अगेन मैं यहाँ पे फॉल ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ सिल्वर में, तो 64,000 65,000 के बीच में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में मैं सिल्वर को बाय करूंगा। बट अगर इफ यू आर आस्किंग कि एक कमोडिटी को पिन पॉइंट करना है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, आई वुड गो फॉर सिल्वर एट 64,000 65,000। राजीव जी, आप इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड के साथ या सिल्वर के साथ? मृत्युंजय जी, गोल्ड के साथ 49.50 के बीच में अगर गोल्ड का दाम मिलता है जून का, तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा। ओके, तो आपकी राय भी सामने आ गई। तो मतलब आप जिस तरह से मार्केट में एक्शन है और जिस तरह से गिरावट आई है, एक इन्वेस्टमेंट बाइंग भी यहाँ पर निकल कर आ सकती है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि 50,000 के आसपास का लेवल भी आपको एक बार गोल्ड में दिख सकता है, तो वहां तक के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। रेनिशा जी, आप जरा एक बात बताएं कि अगर मैं ऐसे एक सिनेरियो दे रहा हूं कि मान लीजिए अभी बातचीत हो जाती है यूक्रेन रूस में, और गोल्ड का मार्केट ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट को बहुत लोग कह रहे हैं कि डिस्काउंट कर चुका है, उतनी गिरावट आ चुकी है। तो अगर मान लीजिए बातचीत हो जाती है,
तो क्या कुछ तेज गिरावट या तेज करेक्शन की भी गुंजाइश होगी गोल्ड में? जी, हमने ऑलरेडी देखा है करेक्शन आ चुका है, प्राइजेस ये नेगेटिव फैक्टर अभी डिस्काउंट कर चुकी है। जो अगर पीस टॉक स्टार्ट हो जाती है, ये मामला हल हो जाता है और वॉर खत्म हो जाता है, तो भी मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड की प्राइसेस 50,000 से ज्यादा नीचे सस्टेन करेगी, क्योंकि हमारे सामने दूसरे कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। इन्फ्लेशन का काफी कंसर्न है और जिस तरह से मैंने बताया, ये जो साल है 2022 एक स्टैगफ्लेशन रहेगा, जहाँ पे स्टेगनेंट ग्रोथ और हायर इन्फ्लेशन रहेगा। तो ऐसे माहौल में गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस काफी अच्छा परफॉर्म करती है और मुझे इसलिए लग रहा है कि 50,000 के आसपास आपको जो भी लेवल्स मिलती है इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करना चाहिए। भले ही वॉर के कंसर्न्स कम हो जाए, दूसरे कंसर्न्स बने रहेंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि गोल्ड में लंबे समय का व्यू और अभी ताज़ा हालात के बीच गोल्ड का प्राइस किधर जा सकता है। बहुत शुक्रिया रेनिशा जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड पर डिटेल व्यू देने के लिए, डिटेल राय देने के लिए। लेकिन गोल्ड और सिल्वर के साथ साथ आज कच्चे तेल में भी बहुत तेज़ गिरावट है। क्रूड का मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आया है और आप देखिए कि इस वक्त कच्चे तेल में 420 रुपये, जी हाँ, MCX पर 420 रुपये की गिरावट है। 5% से ज़्यादा दाम गिर गए हैं और ब्रेंट क्रूड 110 के नीचे, WTI क्रूड 102 के नीचे। बहुत तेज़ गिरावट यहाँ पर इस वक्त दिख रही है कच्चे तेल में। तो पहले तो आप ये बताएं प्रथमेश जी कि अचानक ये गिरावट बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? आई थिंक कहीं ना कहीं पीस टॉक्स को लेकर जो टर्की में पेच चल रही है, उसी के कारण मेरे ख्याल से आपको सारे एसेट क्लासेस स्पेसिफिकली गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस में करेक्शन दिख रहा है और इसी के कारण आपको क्रूड में भी करेक्शन दिख रहा है। तो अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पे करूंगा तो यहाँ और भी करीब 200 से 250 रुपए की फॉल उम्मीद कर सकते हैं शाम वाले सेशन में। बट यहाँ पे मैं ट्रेड लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और क्रूड में स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल है। मेरे ख्याल से क्रूड में मैं अवॉइड करूंगा यहाँ आज के ट्रेडिंग। ठीक है, तो आप क्रूड में कह रहे हैं कि अवॉइड करेंगे आप, और आप राजीव जी इस तेज गिरावट पर क्या व्यू देंगे क्रूड में? मृत्युंजय जी, गिरावट ही लगती है। ऑलरेडी देखिए चाइना में भी लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन काफ़ी सख्त है। उसके रहते हुए भी जो ऑयल की मांग है वो कम होती हुई दिख रही है। प्लस ये पीस टॉक की डेवलपमेंट के कारण भी जो ऑयल की सप्लाई है उसकी बढ़ने की संभावना के रहते हुए गिरावट बढ़ रही है। तो मुझे लगता है गिरावट तो और बढ़ेगी, बट जैसा प्रथमेश जी ने बताया कि वॉलेटिलिटी काफ़ी रहने वाली है। मीन्स हर 5-7 मिनट में ही 100 से 125 रुपये की मूवमेंट इधर अपसाइड और डाउन साइड आ सकती है। तो जिसके रहते हुए आई थिंक जो स्टॉप लॉस है वो रखना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। तो बेटर होगा कि अभी ऑयल को थोड़ा सा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अवॉइड किया जाए। और ओवरनाइट तो डेफिनेटली, क्योंकि न्यूज़ बेस है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग किसी भी तरफ हो सकती है। तो थोड़ा सा मतलब क्रूड का अवॉइड करें अभी फिलहाल। अच्छा, तो आप करेंगे क्रूड को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। आप देखिए कि आज मार्केट कितना फ्लक्चुएट हुआ है। शुरुआती दौर में गिरावट थी, उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ। एक वक्त तो ऐसा आया कि ब्रेंट और WTI क्रूड हरे निशान में आ गया। एक बार जरा चार्ट दिखाइए, चार्ट के जरिए समझिए आज मार्केट की चाल को। और हरे निशान में आने के बाद फिर देखिए कितनी तेज़ गिरावट आई है। 110 के नीचे आ गया है ब्रेंट, WTI क्रूड 102 के नीचे और MCX पर कच्चा तेल 5% से ज़्यादा टूट चुका है। तेज़ गिरावट इस वक्त कच्चे तेल की कीमतों में दिख रही है। यह आपकी स्क्रीन पर तीनों क्रूड के भाव आप देखिए। 109 के भी नीचे आ गया है ब्रेंट, करीब 3.25% की गिरावट। नाइमेक्स क्रूड 103 के नीचे। तो बहुत तेज़ गिरावट कच्चे तेल में इस वक्त दिख रही है। एक बात प्रथमेश जी, मैं कच्चे तेल पर आपसे और पूछना चाहता हूं कि चूंकि इस हफ्ते OPEC प्लस की भी मीटिंग है, तो उससे पहले मान लीजिए, मतलब क्या उससे पहले बिल्कुल कोई ट्रेड ना लें या कोई गुंजाइश बनेगी, बेशक 1-2 दिन के पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल से ओपेक अगेन एक इवेंट है, तो इवेंट में अगेन रिस्क होता है। बट यस, अगर मैं ट्रेड पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्रूड में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। यहाँ से 200 से 250 रुपए का फॉल अभी भी उम्मीद रख सकते हैं। तो जो आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो वो ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड ना करे, ये सलाह रहेगी। तो मेरे ख्याल से अगर आज के लिए कोई ट्रेड करना है तो करंट भाव पे भी ट्रेड कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली आपको लगाना रहेगा 4750 के लिए, जो करीब यहाँ से 80 रुपए दूर है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ से 100-120 रुपीज का फॉल अगले कुछ वक्त में दिख सकता है। बट येस, वॉलेटिलिटी इज द रूल ऑफ द डे क्रूड के लिए। अवॉइड करे, ज्यादा बेहतर रहेगा। जिसके रिस्क ऑपरेट अच्छा है वो ट्रेड करे, वरना क्रूड में ट्रेड ना करे।
ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की। खबर ये है कि सरकार ने तुअर और उड़द की इंपोर्ट की समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी है। मतलब ये कि अब 31 मार्च 2023 तक ड्यूटी फ्री तुअर और उड़द का इंपोर्ट होगा। ये मियाद अभी अगले 2-3 दिनों में, मतलब 31 मार्च 2022 को खत्म हो रही थी, जिसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर इस वक्त जुड़े हैं बिमल कोठारी, जो कि इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि ये जो इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ाई गई है, ड्यूटी फ्री 1 साल, क्या इंपैक्ट होगा सर प्राइस के ऊपर, पहले आप बताएं। धन्यवाद मृत्यु जैन जी। ये एक अच्छा कदम है सरकार का, क्योंकि तुअर और उड़द की कुछ हमारे यहाँ स्कैर्सिटी नजर आ रही थी और इससे जो दामों में जो वृद्धि होने की आशंका थी, मैं समझता हूँ कि वो अब काफी हद तक उस पर कंट्रोल होगा। और जो पहले मैं तुअर की बात करता हूँ, तुअर हमारे यहाँ इस बार जो अनुमान है सरकार का 40 लाख टन का लगभग अनुमान है कि हमारा उत्पादन था। तो और नेफेड के पास भी स्टॉक नहीं है, तो तुअर अभी एमएसपी से कुछ ऊपर बिक रही है, 67-68 रुपीज मंडियों में बिक रही है। इसमें ऐसी हमें धारणा थी कि तुअर के दाम और बढ़ जाएंगे। मैं अभी भी समझता हूँ कि फिर भी दाम कुछ न कुछ तो बढ़ेंगे ही, लेकिन अब क्या है कि चूंकि सरकार ने इम्पोर्ट खोल दिया है, तो म्यांमार से अब हमारे यहाँ हम इंपोर्ट कर पाएंगे, जो वहाँ पे लगभग 2-2.5 लाख टन माल वहाँ पे अभी भी है। और उसके बाद में अगस्त में अफ्रीका की क्रॉप शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से भी है, वहाँ भी इस बार अच्छा उत्पादन होने की उम्मीद है। तो वहाँ से भी अगस्त सितंबर में हमारे जो फेस्टिवल पीरियड है उसमें हमारी आपत्ति हो, क्योंकि हमारी जो नई क्रॉप है वो दिसंबर के पहले नहीं है। तो इसलिए हमको ये सरकार ने अच्छा ये सोच समझ के एक लंबा कदम उठाया है। नॉर्मली अभी तक हम देखते आ रहे हैं लास्ट कुछ सालों में हर 3-4 महीने में एक न एक नोटिफिकेशन आ जाता था, लेकिन इस बार ये 12 महीने का जो इन्होंने निर्णय लिया है, एक बहुत अच्छा निर्णय है। इससे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनेगी और इससे ये भी रहेगा कि किस तरह को इम्पोर्ट का भी, अगर हमारे यहाँ आपूर्ति करना है, हमारी जो डिमांड सप्लाई की गैप को जो मीट करना है, तो उसकी पहले से प्लानिंग की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ अच्छा कदम है। उसी तरह उड़द में भी 31 मार्च तक का जो पहले जो पुराना जो नोटिफिकेशन 31 मार्च तक का लिए खुला हुआ था, जिसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे यहाँ उड़द की जो क्रॉप है वो सितंबर के पहले अभी कोई क्रॉप नहीं है, तो हमें मानसून भी देखना है, क्रॉप भी देखनी है। तो अभी उड़द के दाम पिछले कुछ 1 महीने में कम से कम 7-8 रुपए किलो की तेजी आई है। तो मैं समझता हूँ इससे अब दाम स्थिर हो जाएंगे, दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं आएगी और हमारे यहाँ सप्लाई अब बराबर बनी रहेगी। बर्मा में भी अच्छी क्रॉप है। बर्मा ही एक जो है उड़द का एकमात्र सप्लायर है इंडिया के बाहर, तो वहाँ से अब हमारे यहाँ बराबर इस बार लगभग वहाँ से 7 से 8 लाख टन की क्रॉप बताते हैं, तो वहाँ से सप्लाई बराबर बनी रहेगी। तो हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी बनी रहेगी और मैं समझता हूँ प्राइस भी स्थिर रहेंगे। प्राइस स्थिर रहेगा या प्राइस नीचे आएगा सर? नहीं, प्राइस में बहुत ज्यादा कमी नहीं समझता हूँ, क्योंकि देखिए हम तो चाहते हैं कि दाल सस्ती हो जाए सर, हमें तो सस्ती दाल चाहिए। बहुत बढ़ने की जो उम्मीद थी जी, वो नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कहेंगे दाम बढ़ेंगे नहीं लेकिन घटेंगे भी नहीं? घटेंगे कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि एमएसपी के आज अभी उड़द एमएसपी से कुछ ही ऊपर, हमारी एमएसपी 63 रुपीज है तुअर और उड़द की दोनों की। हाँ। और तुअर लगभग मंडियों में 67-68 है, उड़द भी 65-66 का भाव है। अच्छा, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा दाम बढ़े हुए नहीं है, दाम एक रिजनेबल है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि ये जो समय सीमा बढ़ाई गई है, इससे अभी तो एमएसपी के ऊपर है भाव, लेकिन ये समय सीमा बढ़ने के बाद क्या दाम एमएसपी के नीचे भी आ सकते हैं? मतलब किसानों की आमदनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? नहीं, इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि एमएसपी के नीचे दाम आएंगे, क्योंकि ये इंपोर्ट खोलने से, क्योंकि सरकार ने ये सोच समझ के ये कदम उठाया है। क्योंकि हमारे यहाँ इस बार जैसा मैंने आपको बताया, तुअर और उड़द दोनों की हमारे यहाँ कमी है और उस कमी को देखते हुए ये कदम लिया गया है। 12 महीने के लिए इसको इम्पोर्ट को खोला गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस साल ये तुअर उड़द के भाव एमएसपी के नीचे आएंगे। तो ये सही है, सही कदम है और इस पे इम्पैक्ट यही है कि दामों में बहुत ज्यादा वृद्धि होने की जो उम्मीद थी वो अब उतनी नहीं रही। फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ चूंकि शॉर्टेज है तो थोड़े दाम बढ़ सकते हैं, जब हमारे यहाँ डिमांड काफी अब जो आने वाले महीने हैं अप्रैल मई में, लेकिन उसके बाद इसमें स्थिरता रहेगी। तो थोड़े दाम बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा दामों में बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अच्छा, तो आप करें कि बहुत ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। अच्छा, एक बार बताइए, आप तो सर इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं सर, इतना बड़ा पद है आपका,
वायदा शुरू हो रहा है कि नहीं चने में, ये बताइए सर। वायदा शुरू होने की हमने तो गुहार लगाई है, हमने तो इसको रिकमेंड भी किया है सरकार के सामने। हमने ये निवेदन भी किया है कि वायदा को, क्योंकि देखिए इस बार चने की बहुत अच्छी क्रॉप है, चना एमएसपी के नीचे बिक रहा है, तो इसलिए जरूरी है कि वायदे बाजार को भी लाया जाए ताकि इसमें एक प्राइस डिस्कवरी भी हो और चने का एक प्रोक्योरमेंट भी हो, लोगों को बात लगाइए तो बहुत लंबे वक्त से लगा रहे हैं। मेरी दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि आपने जो डिमांड की, जो बात रखी, उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है क्या? मतलब कब तक लॉन्च? अभी हमारे पास में ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमने जरूर निवेदन किया है सरकार को कि, और हमारा रिकमेंडेशन भी है कि चने की क्रॉप को देखते हुए चने का वायदा खोल देना चाहिए। तो आप लोगों को क्या उम्मीद है सर, कब तक शुरू हो सकता है? बहुत कहना है, ये स्पेकुलेटिव बात है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये कहना है, ये सरकार को निर्णय लेना है और मैं इसके बारे में कह नहीं सकता कि कब लेना है। हम ये कह सकता हूं कि हम निरंतर इस पे आवेदन करते रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए दालों के ऊपर। अब जरा राजीव जी मेटल पे बताइए सर, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि यूक्रेन रूस के बीच जो बातचीत है वो बहुत सकारात्मक दिशा में चल रही है और उसी का इम्पैक्ट अभी हमने गोल्ड पर देखा, सिल्वर पे देखा, क्रूड पे देखा। मेटल में क्या करना चाहिए अभी? जी मृत्युंजय जी, सभी मेटल्स में अभी हमने काफी एक बिल्कुल वर्टिकल फॉल देखा है। देखिए, जहां तक जिंक का सवाल है, जिंक का एक महत्वपूर्ण स्तर है अराउंड 335 के पास, तो मुझे लगता है इजीली ये लेवल नहीं नीचे में जाना चाहिए और जिंक एक दो दिन में स्ट्रेंथ भी दिखा रहा था, तो मुझे लगता है कि जिंक को खरीदारी के लिए चुना जा सकता है अराउंड 336.50 पर। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 335 से नीचे का, और मुझे लगता है इस पुल बैक में 339 तक के टारगेट्स इसमें अचीवेबल हैं। ओके, आपकी टॉपिक प्रथमेश जी बेस मेटल पे? मेरे ख्याल से मैं कॉपर में बाय करने की सलाह रखूंगा। 819 पे एंट्री रहेगा, 816 का स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 825 के लिए रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रथमेश जी आपका, राजीव जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।